हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। तो हम लोग प्रॉब्लम 17 पे हैं अभी। प्रॉब्लम 17 क्या कह रही है? अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि एक दीवार है और एक ब्लॉक है। ये दीवार है और यहाँ पे एक ब्लॉक है। इस पे इधर से हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और कह रहे ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन। इसका वेट 5 न्यूटन है, मतलब ये नीचे लग रहा है 5 न्यूटन। और ये दीवार है, ये ब्लॉक है, 5 न्यूटन वेट है और इधर से 12 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको प्रेस किया जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। मतलब ये निकालना है कि ये दीवार इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है। जो दीवार ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये निकालना है। तो चलिए हम पहले सोचते हैं कि इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेट की वजह से नीचे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। ये 12 न्यूटन के फोर्स से इधर दबा रहे हैं, तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा दीवार की तरफ से, ये भी 12 न्यूटन होगा। अब वेट कितना है? 5 न्यूटन। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि ब्लॉक और दीवार के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, क्योंकि वेट नीचे 5 न्यूटन का है, तो यदि फ्रिक्शन भी ऊपर 5 न्यूटन हो जाए तो ब्लॉक रुका रहेगा। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज़ 5 न्यूटन। इतना 5 न्यूटन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.6। एन कितना है? 12। ये हो गया 7.2 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 7.2 न्यूटन हो सकती है और रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो सिर्फ 5 न्यूटन है। तो रिक्वायर्ड 5 है। मैक्सिमम 7.2 हो सकता है लेकिन रिक्वायर्ड 5 है, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगेगा। मैक्सिमम 7.2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड तो 5 ही न्यूटन है, तो 5 लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 न्यूटन। तो दीवार इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगा रही होगी वो 5 न्यूटन लगा रही होगी। अच्छा, और ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए ब्लॉक पे एक तो ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है, कितना है? 5 न्यूटन। और दीवार से दूसरा फोर्स ब्लॉक पे ये लग रहा है 12 न्यूटन। तो दीवार ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगा रही है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और नॉर्मल फोर्स इस तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा रही है? रिजल्टेंट इधर आएगा कुछ, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा रही है। दीवार ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा रही है ये निकालना है। तो एफ सी कितना होगा? एफ सी निकालना है। एफ सी कितना होगा? एफ सी इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। कितना होगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169। रूट लेंगे तो कितना आएगा? 13 न्यूटन। तो आंसर होगा 13 न्यूटन। तो फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज द वन। ये कह रहा है बॉडी इज मूविंग डाउन अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 37 डिग्री। स्लोप 37 डिग्री है, मतलब ये थीटा 37 डिग्री है और बॉडी नीचे आ रही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दिया हुआ है 0.3x। x इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, मतलब पोजीशन पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो रहा है।
पूछ रहा है कि बॉडी की जो मैक्सिमम स्पीड है एक्स की किस वैल्यू पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी, ये पूछ रहा है। और दिया हुआ है sin37 इक्वल टू 3/5 एंड g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरिएबल है, x के साथ चेंज हो रहा है। पूछ रहा है x की किस वैल्यू पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी, वेयर x इज डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द प्लेन। ठीक है, बॉडी की स्पीड कब मैक्सिमम होगी, मतलब x की किस वैल्यू पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी, ये पूछ रहा है। तो चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। mg साइन थीटा नीचे लगा, फ्रिक्शन ऊपर लगा, म्यू टाइम्स n। तो नेट फोर्स इस पे ये नीचे जा रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, F इक्वल टू एम ए लगाएंगे। तो F इक्वल टू एम ए में F जो है वो नेट फोर्स है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg साइन थीटा माइनस म्यू एन। इंक्लाइन प्लेन पे n कितना होता है, mg कॉस थीटा इक्वल टू एम ए को लिख सकते हैं v dv/dx। अब पूछ रहा है x की किस वैल्यू पे v मैक्सिमम होगा। तो देखिए जहाँ पे v मैक्सिमम होगा वहाँ पे dv/dx ज़ीरो होगा, मतलब ये चीज़ ज़ीरो होगी। ये चीज़ एक्सीलरेशन है, ये पूरी चीज़ एक्सीलरेशन है। जहाँ पे v मैक्सिमम होगा वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाइए, जहाँ पे v मैक्सिमम होगा वहाँ dv/dx ज़ीरो होगा, यानी एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। तो dv/dx अगर ज़ीरो कर दो यहाँ पे तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू की जगह लिख दें 0.3x mg कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। m कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा कितना होगा, लिखा हुआ है 3/5। ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 और कॉस थीटा है क्या, हो गया यहाँ से 4/5। यहाँ से x निकाल लेंगे, तो यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो आएगा 2.5 मीटर। तो x इक्वल टू 2.5 मीटर पे स्पीड मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आंसर आ गया। तो मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें, तो ये भी निपट गया। अब 19 क्वेश्चन देखिए, इट इज़ ईजियर टू पुल अ हैवी ब्लॉक देन टू पुश इट ऑन अ लेवल ग्राउंड। पुल करना ईजी होता है और पुश करना मुश्किल होता है, मतलब ये ऑप्शन सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ ईजियर टू पुल अ हैवी ब्लॉक देन टू पुश इट ऑन अ ग्राउंड, दिस इज़ करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये सही होगा। तो 19 भी हो गया। 20th देखते हैं। 20th में ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है और यहाँ से हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी का मास जो है 0.1 kg दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ब्लॉक स्टेशनरी है, ये दिया हुआ है। ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि चलिए ऑप्शन को देख के हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए थीटा 45 है, ऑप्शन को देखिए
तो ऑप्शन में थीटा 45 दिया हुआ है, थीटा मान लीजिए 45 है, तो ये एंगल 45 हो गया, ये 1 न्यूटन है, तो इसका इधर कंपोनेंट आ गया 1 cos 45। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट दिया हुआ है Q और ये पॉइंट दिया हुआ है P, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और वेट दिया हुआ है mg कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 यानी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा 1 sin 45। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होता, फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, देखिए 1 cos 45 ऊपर की तरफ ले जा रहा है इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, और ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ये भी sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस समय बॉडी की टेंडेंसी ना तो ऊपर जाने की है ना नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस समय फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो sin 45 थोड़ा सा बढ़ गया, मान लीजिए ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, अगर एंगल थीटा बढ़ेगा, अगर एंगल थीटा थोड़ा सा बढ़ेगा 45 से बढ़ेगा, थीटा ग्रेटर देन 45 होगा, अगर बढ़ेगा तो ये वाला कंपोनेंट तो बढ़ जाएगा और कॉस वाला ये कम होने लगता है, कॉस वाला कम होने लगता है और ये बढ़ने लगता है, तो बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट Q। तो ऑप्शन ये होना चाहिए, इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स Q, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर 2,2, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स 2,2 हैं, चलिए इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स 2,2 हैं, और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए बी वेक्टर है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 1,√3 हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है। तो चलिए इसको प्लेन में बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन में, इसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 2 है, तो 2,2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 2,2 का पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये भी 2, ये भी 2, तो ये एंगल जो होगा कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2, 2/2 मतलब 1, तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा, मतलब अभी थीटा 45 डिग्री है। वेक्टर ए ये हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 1,√3 हैं, तो मतलब ये यहाँ बना लेते हैं, ये 1 है और ये √3 है, ये थीटा है, मतलब ये अल्फ़ा है मान लीजिए, तो इस ट्राइंगल से tan अल्फ़ा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3, यानी अल्फ़ा 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब बी वेक्टर 60 डिग्री पे है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है, तो बी वेक्टर कुछ ऐसे होगा ना, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 60 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये बाकी कितना बचा 15 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो 15 डिग्री 15 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 22, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड, it experiences a constant air resistance force which can produce retardation 2 meter per second square. The ratio of time of ascent to the time of descent is,
ठीक है, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ क्या है। कह रहा है ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। एक इमेजिन करो, एक पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका और एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस फोर्स मान के चल रहे हैं, वो एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस है, हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका है और एयर रेजिस्टेंस जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो एयर का जो रिटार्डेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, रेजिस्ट करेगा एयर, तो रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी भी इधर ही लग रहा है, जब जी भी इधर लग रहा है और बॉडी जा रही थी ऊपर, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे है, तो जी मतलब 10 जी भी नीचे लग रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी नीचे लग रहा है, तो नेट रिटार्डेशन कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया जब ये ऊपर जा रहा है। और जब ये नीचे आ रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे आ रहा है तो रिटार्डेशन, एयर रिटार्डेशन ऊपर होगा 2, और जी की वैल्यू तो हमेशा नीचे है, जी नीचे है 10, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी नीचे की तरफ 8। अब ये A2 जो होगा नीचे की तरफ 8 हो जाएगा लौटते समय, मतलब एसेंट करते समय, मतलब ऊपर जाते समय जो रिटार्डेशन होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और नीचे आते समय जो एक्सेलरेशन होगा वो 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकालने के लिए हम इसमें ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जाके बॉडी रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो पहले तो हमने इसमें ये फार्मूला लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पे 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया। एक्सीलरेशन -12 है इंटू टी को T1 मान लिया, टाइम को T1, ऊपर जाने का टाइम T1, तो यहाँ से u इक्वल टू 12 टाइम्स T1 आ गया। फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला लगा दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। s तो इसके द्वारा चली गई दूरी है, u इनिशियल वेलोसिटी है 12 T1, u की जगह लिख दिया 12 T1, t की जगह लिख दिया T1 प्लस हाफ, a की जगह लिख दिया A1 कितना है, A1 की जगह कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, नीचे की तरफ है ना, A1 की जगह -12 इंटू T1 स्क्वायर, तो ये आ गया 12 T1 स्क्वायर -6 T1 स्क्वायर, यानी 6 T1 स्क्वायर आया, ये 6 T1 स्क्वायर आया, मतलब s इक्वल टू 6 T1 स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं s इक्वल टू 6 T1 स्क्वायर, ये आ गया। अब उसके बाद डिसेंट हो रहा है, उसके बाद बॉडीज़ नीचे आ रही हैं दोनों, मतलब सॉरी एक ही बॉडी है, ये बॉडी नीचे आ रही है। जब ये बॉडी नीचे आ रही है, ये मैंने लिख दिया, ये T1 जो है वो ऊपर जाने का टाइम है, और मान लीजिए T2 ऊपर से नीचे आने का टाइम है। अब मैंने ये लॉ लगाया, लौटते वक्त का ये लॉ लगाया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऊपर गिर रहा है नीचे, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। और अब की बार मैंने नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, हाफ a की जगह A2 हो जाएगा, मतलब 8, t की जगह T2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया s इक्वल टू 4 T2 स्क्वायर, ये s और यहाँ से जो s आया दोनों को इक्वेट कर दो, तो आया 6 T1 स्क्वायर
इक्वल टू 4t2 कैंसिल करो 2 से, यानी t1 अपॉन t2 इक्वल टू 4/6 आया। यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ रहा है t1/t2 इक्वल टू √2/3 आ रहा है, √2/3। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये भी हो गया। तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, मतलब जो वापस आने का टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। तो जब बॉडी वापस आएगी ऊपर से नीचे, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वो उसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, मतलब जब वो वापस आएगी तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। एयर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, वापसी का टाइम कम हो जाएगा, वापसी में धीमे आ रही है बॉडी। अगला क्वेश्चन देखिए 23rd है। 23rd में कह रहे हैं बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी v, ऊपर फेंका है बॉल को वेलोसिटी v से। एयर एक्सर्ट्स एन एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ f, एयर इस पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस फोर्स f लगा रही है। द वेलोसिटी विद विच द बॉल रिटर्न्स बैक टू द थ्रोअर, मतलब किस वेलोसिटी से बॉडी वापस आएगी। मान लीजिए वापसी में उसकी वेलोसिटी, जब वो उसी पॉइंट पर वापस आई तो उसकी वेलोसिटी मान लो v1 हो गई। तो मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता तो क्या होता, जिस वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते जब हमारे हाथ में वापस आती तो उसकी वही स्पीड होती, स्पीड चेंज नहीं होती। मान लीजिए हम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब गेंद हमारे हाथ में वापस आती तो उसकी स्पीड फिर से 5 मीटर पर सेकेंड होती। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, अगर हमने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका है तो जब बॉल हमारे हाथ में वापस आएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि जब वो वापस आएगी उसकी स्पीड v1 है तो v1 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ गया, ऊपर जाके यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई। हमने फार्मूला लगाया v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, नीचे वाला नेगेटिव माना है। फाइनल वेलोसिटी ऊपर 0 है, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 0 है। इनिशियल वेलोसिटी नीचे v है, ये v² हो गया। a जो है वो रिटार्डेशन है, तो मतलब जब ये ऊपर जा रहा है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है। न्यूटन का लॉ अगर इस पर लगाएं तो जो नेट फोर्स इस पर लग रहा है वो F प्लस mg है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इसका हो गया F/m प्लस g, F/m प्लस g, तो ये हो गया 2 टाइम्स a की जगह क्या लिखूँगा, a जो है रिटार्डेशन है इसका नीचे की तरफ, कितना हो गया, a की जगह F/m प्लस g इंटू s, और यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया 2as, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये वाला डायरेक्शन हमारा जो है वो नेगेटिव है, और जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर वो नीचे की तरफ है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये हो गया काम, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी v², चलिए अब वापसी का देखिए क्या हो रहा है। वापसी में बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। हमने v² इक्वल टू u² प्लस 2as लगाया, v²
इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर, तो v की जगह v1 स्क्वायर हो जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है। a एक्सेलरेशन कैसे आएगा, जब ये बॉडी नीचे आ रही है, इमेजिन करो नीचे आ रही है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो g तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा। mg तो नीचे ही लग रहा होगा ना, लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा होगा f। तो इस समय इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, mg माइनस एफ। इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा, mg माइनस एफ, और जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का लॉ। तो यहाँ से इसका जो a आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, वो g माइनस एफ बाई एम आ रहा है। तो a की जगह अब मैंने यहाँ पे लिख दिया g माइनस एफ बाई एम इंटू एस की वैल्यू जो यहाँ से आ रही थी, इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ, तो v1 आ जाएगा। मतलब बस तुमको ये करना है, यहाँ से s की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो तो v1 आ जाएगा। तो जो v1 आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, v1 इतना आएगा v इंटू अंडर रूट एम जी माइनस एफ अपॉन एम जी प्लस एफ। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, 23rd भी हो गया। चलिए अब 24th करते हैं। 24th में कह रहा है बुलेट इज़ फायर्ड अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट को ऊपर फायर किया है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, जी की वैल्यू 10 दी हुई है इन्होंने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सेकेंड में बुलेट के द्वारा चली गई दूरी बतानी है। तो देखते हैं कि बुलेट मान लीजिए यहाँ तक गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम ऑफ राइड मान लीजिए t है इसका। तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, इक्वेशन ऑफ मोशन, v तो 0 है, u हो गया 50, एक्सेलरेशन हो गया -10 इंटू टी। -10 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, नीचे वाले को नेगेटिव माना है। और एक्सेलरेशन हमेशा, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ ही होगा, तो नेगेटिव साइन है। तो यहाँ से t इक्वल टू 5 सेकेंड आ रहा है। तो मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 5 सेकेंड है। तो लास्ट सेकेंड जो होगा, वो कह रहा है लास्ट सेकेंड में, पहले सेकेंड में और लास्ट सेकेंड में जो बॉडी चल रही है, उन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकेंड कितना हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लगाया, u प्लस nth सेकेंड वाला, nth सेकेंड या tth सेकेंड में बॉडी इतना चलती है, ये फार्मूला लगाया। तो पहले सेकेंड में कितना चल रही होगी, मतलब s1, u तो 50 हो गया, a की जगह कितना हो गया -10, t की जगह कितना हो गया पहले सेकंड में, अगर पहले सेकंड के लिए निकालना है तो यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया 2 - 1, 2 - 1 कितना हुआ, 1 हो गया। तो ये कटा, ये 5 आया, ये 45 हो गया। तो पहले सेकंड में बॉडी 45 मीटर चल रही है। और लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड मतलब 5th सेकंड, 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, लास्ट सेकंड मतलब, क्योंकि टोटल 5 सेकंड चल रही है, तो लास्ट सेकंड का मतलब 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में। तो S5 निकालना है। S5 कितना हो जाएगा, मतलब t इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ, ये तो 50 हो गया, -10/2, यहाँ पे 5 रखो, t की जगह 5 रखो, 5 × 2 10, 10 - 1 9, 9 आएगा, हो जाएगा 50 माइनस ये 5 × 9, तो 50 माइनस 45, यानी ये 5 आ रहा है। तुम्हें रेशो निकालना है, रेशो कितना हो जाएगा, 45 मीटर, 45/5, 45/5 कितना हुआ, 9 हुआ। तो आंसर इसका 9:1 होगा, 9:1। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, पहला ऑप्शन सही आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। में उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ये यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रेवल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो एरिया अंडर द कर्व होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा एरिया देखिए पूरा, ये पहले ट्रायंगल का एरिया देखिए, हाफ बेस इंटू हाइट 1 इंटू 20 हो गया। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया देखिए, ये उन्होंने यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 20 सॉरी 1 इंटू 20 प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 20 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज़ 1 प्लस ये एरिया कितना होगा 10 इंटू 1 रेक्टेंगल का एरिया 10 इंटू 1। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 55 मीटर आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 भी हो गया। अब 26 को देखते हैं। 26 में उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ये 0 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 40 लिखा है, और यहाँ पे इस रीजन में एक्सीलरेशन a1 है दिया हुआ है, यहाँ पे a2 मान लिया, यहाँ a3 मान लिया, और ये हाइट दी हुई है उन्होंने 10। a1 a2 a3 निकालना है। तो देखिए ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे a1 कितना होगा, a1 विल बी tan थीटा, इस लाइन का स्लोप tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a2 को देखिए, यहाँ पे स्लोप 0 है, कंचा रखोगे लुढ़केगा नहीं, तो a2 तो 0 ही हो गया। a3 को देखिए, a3 मतलब इस लाइन का स्लोप कितना होगा tan ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10/20, लेकिन ये जो लाइन है ये इस एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, -0.5। तो आंसर क्या होगा a1 1, a2 0, a3 -0.5। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज हम इतना ही कर रहे हैं, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा इसे कंप्लीट करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।